अब ये लैंगवेन डायमैग्नेटिज्म थ्योरी क्या बोल रहा है, ये हमारे इफेक्ट को बता रहा है। मतलब क्या कि अगर हम अपने मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को देखें, किस पर देखें, ऑर्बिटल मोशन पर अगर देखें, जिससे कि डायमैग्नेटिज्म हो रहा है उत्पन्न, मतलब डायमैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है वो उत्पन्न हो रही है किसकी, ऑर्बिटल मोशन, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन पे डायमैग्नेटिज्म के इफेक्ट की जांच करता है, इफेक्ट को चेक करता है। कौन? लैंगवेन थ्योरी का बेसिक स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, अब इसने क्या माना कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अगर इसके डायग्राम को देखना चाहें तो हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सोचो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन उसके आई की डायरेक्शन होगी, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। और हम बोल रहे हैं कि इसके रिवॉल्यूशन का जो परपेंडिकुलर है वहाँ पर बी फील्ड दी गई है। ये है उसका अगर प्लेन, तो उसके प्लेन की ये परपेंडिकुलर है और वहाँ पर ये रोटेट कर रही है। तो ये प्लेन अगर हम सोचे तो पेपर अगर इसको ले लो तो उस पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है। और इसका जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, सोचो इसको अगर हम लोग जेड मान लेते हैं तो एक्स वाई प्लेन पर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अगर सोचो बिफोर अप्लाइंग द फील्ड, अगर हम इसको बिफोर अप्लाइंग द फील्ड लें और एफ नॉट जो है ये क्या बता देते हैं हम लोग, अट्रैक्टिव कूलम्ब फोर्स अगर हम इसको बताएं, और जहाँ पर अगर हम ये बता दें कि ओमेगा नॉट जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा, या हम ये बोल सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ से हम क्या मिलता है, न्यूटन्स लॉ से हमें मिलता है क्या कि जो ये फोर्स अट्रैक्टिव है ये m ओमेगा नॉट स्क्वायर आर के है, ठीक है। मतलब क्या कि ये तुम्हारा एंगुलर फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहा है जो रोटेशन की वजह से उत्पन्न हुआ है। तो इसके रिजल्टेंट में हमारी मैग्नेटिक मोमेंट, देखो कल हम लोग ने मैग्नेटिक मोमेंट बारे में सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या बोलेगा, किसका मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या बोल रहा है कि म्यू नॉट, कब ये सारी चीज़ें जो हमारी फील्ड है उस वक्त अप्लाई नहीं की गई है। तो कल भी हमने देखा था कि करंट इनटू एरिया हम लोग ने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जो क्या हो जाएगा E/2 ओमेगा नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर क्या है, उस हमारे रेडियस की ऑर्बिट की रेडियस है, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जहाँ पर रोटेट कर रहा है उसका रेडियस है। ओके, इज दिस क्लियर। अगर हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और पहले वाले फोर्स को इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि अगर इसके डायग्रामेटिक व्यू पर जाएं, सोचो इसके डायग्रामेटिक व्यू पर जाएं तो हमने अभी दिखाया ना कि अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सेंटर पर हमारा चार्ज है न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि किस किस्म का है, पॉजिटिव किस्म का है। और इलेक्ट्रॉन सोचो अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये मोशन तो इस डायरेक्शन में कर रहा है अपना, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में एक एफएल फोर्स होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉरेंज फोर्स। ओके, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्टिव नेचर का है कि पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, एंड ठीक है न्यूक्लियस है हमारा। तो इसकी चार्ज क्या हो जाएगी, Ze चार्ज हो जाएगी कि नहीं, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज माइनस ही है। तो अगर इस डायरेक्शन में एफ नॉट लगता है जो कि कूलम्बिक फोर्स है, ठीक है, सो हम क्या निकालेंगे, अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो हमारा नेक्स्ट, अगर हम इसको 3D डायमेंशन में देखें कि ऑर्बिट्स कैसे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, एक ऑर्बिट सोचो ऐसे घूम रहा है, दूसरा ऑर्बिट सोचो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन सोचो यहाँ पर है।
ओके, एक अगर ऐसे घूम रहा है तो दूसरा कैसे घूम रहेगा, ऐसे, क्योंकि एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, ये दोनों पेयर में होंगे डायमैग्नेटिज्म की वजह से, पेयर में होंगे। ओके, और अगर हम इनकी वेलोसिटी v जो है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो हम क्या देखेंगे, वो वाला इक्वेशन जो हमारा F0 इक्वेशन है। ठीक है, अगर अब हम ये अज्यूम कर लें कि हमने फील्ड अप्लाई कर दी, चलो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वी हैव अप्लाइड आवर फील्ड। आफ्टर अप्लाइंग फील्ड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉरेंज फोर्स लगेगा। लॉरेंज फोर्स क्या है हमारा, LZ है, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस ई तो हमारा चार्ज है, V क्रॉस B के बराबर होगा कि नहीं, V क्रॉस B। ओके, अब ये V क्रॉस B जो है एडिशनल फोर्स एक्सर्ट होगा, क्या होगा, एडिशनल एक्स्ट्रा फोर्स जो होगा एक्सर्ट होगा हमारे मटेरियल पर, जो कि क्या करेगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि रेडियली आउटवर्ड्स फोर्स, मतलब क्या कि यहाँ पर अगर ये घूम रहा है तो रेडियली ये हुआ आउटवर्ड्स फोर्स लगेगा, वो जो कि EBR ओमेगा होगा। ठीक है, EBR ओमेगा, क्योंकि हम जानते ओमेगा इज इक्वल टू V/R, और वहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, V क्रॉस B लिखा था लॉरेंज फोर्स को। तो फाइनली जो हमारा कूलम्बिक फोर्स F0 है माइनस हो जाएगा EBR ओमेगा के, और इजिकल टू हमारा जो रिवॉल्विंग की वजह से जो फोर्स आया था सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हो जाएगा। तो अगर हम इसे इक्वेशन 3 मान ले और लिमिट लगा दे, क्या लिमिट स्मॉल फील्ड का लगा दे, स्मॉल फील्ड का, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस EB/2m, क्योंकि यहाँ पर हमारा म्यू हो जा रहा है, इक्वेशन 4 कर दो। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो रोटेशन है वो स्लोड हो गया है, और जिसके वजह से फ्रीक्वेंसी में रिडक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन बोल रहा है कि हमारा रोटेशन इज स्लोड, रोटेशन इज स्लोड सो दैट, सॉरी, रोटेशन इज स्लोड सो दैट आवर frequency corresponding is the change in magnetic field. So frequency reduction and corresponding change in magnetic moment, corresponding change in magnetic moment, in magnetic moment. ठीक है, सो इस रिडक्शन फ्रीक्वेंसी की वजह से, रिडक्शन फ्रीक्वेंसी के वजह से जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट जो चेंज हुआ, वो क्या होगा, डेल्टा म्यू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए नेगेटिव चार्ज, E²R² अपॉन 4mb, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। सोचो इस इक्वेशन को हम 4th इक्वेशन थे। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो फील्ड के पैरेलल हो गए। ठीक है, और वो क्या है, रिड्यूस हो गए, जो पैरेलल मोमेंट्स है वो रिड्यूस हो गए, इसलिए जो इंड्यूस मोमेंट है वो क्या हो गया, ऑपोजिट टू द फील्ड हो जाएगा, और हमारा रिस्पॉन्स जो इलेक्ट्रॉन का है वो डायमंड होगा। मतलब क्या, क्योंकि सिंस द मोमेंट parallel to the field, parallel to my field become reduced, ठीक है, therefore क्या हो जाएगा, जो induced म्यू है, म्यू induced, वो क्या हो जाएगा, opposite to the field, opposite to the field। जब ये फील्ड के ऑपोजिट होगा तो इन दोनों का मिलकर रिजल्टेंट क्या आएगा, डायमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन बिहेवियर एज डायमैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर होगा वो कैसा हो जाएगा, एक डायमैग्नेटिक किस्म का हो जाएगा। यही हमारा रिजल्ट लाना था। ठीक है, तो अगर हम रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करें, रिजल्ट के बारे में, तो पहला रिजल्ट क्या होगा कि हम इस चीज़ को अगर अपने एटम्स में अप्लाई करें, अप्लाइंग टू एटम्स,
एटम्स में, तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें मॉडिफाइड हो जाएंगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्कल के प्लेस पर, इन द प्लेस ऑफ सर्कल वी हैव क्या, स्फेरिकल सरफेस होगा, क्योंकि हम 3D में लेंगे और हमारे पास सॉलिड के एटम्स हैं। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन जो होगा फील्ड के नॉर्मल होगा, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है, अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन बोलें तो ये हमारे फील्ड की डायरेक्शन पर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और जिसके वजह से क्या है, डायमैग्नेटिक रिस्पांस मिलेगा और हमारा एवरेज आर की वैल्यू लेंगे। इसके वजह से क्या होगा कि हमें डायमैग्नेटिक रिस्पांस मिलेगा, जो रिस्पांस हमें सर्कुलर में मिल रहा था अब हमें इस क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो आर हम ले रहे थे, अब हम आर स्क्वायर एवरेज वैल्यू लेंगे और कहीं कहीं जगह पर आर स्क्वायर को ऐसे भी देख लिया गया है, तो हम एवरेज वैल्यू लेंगे, ओके। और ये एवरेज वैल्यू जो लेंगे ना, तो आर के जगह अब हम चेंज कर देंगे 2/3 स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू है उसको हम 2/3 आर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। इतना समझ में आ गया। अब देखो तो हमारा नया रेडियस जो है वो हमारे म्यू में क्या चेंजेस लाएगा, दिस रेडियस विल चेंज इन म्यू, क्या हो जाएगा, आर की जगह इसको पुट कर देंगे, नेगेटिव साइन तो आएगा ही इलेक्ट्रॉन की वजह से, और यहाँ पे r²/6m आ जाएगा, ठीक है। और साथ में हमारा बी फिट तो लगेगा, तो इक्वेशन फाइन, ठीक है। अगर सोचो हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो क्या है, हमारे पास टोटल z इलेक्ट्रॉन्स हैं, z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हमारे पास n एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम हो जाए, अगर n एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम हो जाए अगर, तो हमारा जाई क्या हो जाता है, जाई इज इक्वल टू m/h, ठीक है। m/h को अब हम अपने तरीके से क्या लिख सकते हैं, μ0n डेल्टा म्यू अपॉन तुम्हारा b, क्यों, ठीक है। तो फाइनली ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, -μ0 e² तुम्हारा n ब्रैकेट में ले लो, ये भी उसके वजह से है, z भी उसके वजह से है, और r² तो हमारा एवरेज वैल्यू है अपॉन 6m, ठीक है। इसे इक्वेशन 6 लिख रहे हैं। अगर हम बोलना चाहें कि ये सारी क्या है, तो r² जो है हमारा क्या है, स्क्वायर का एवरेज वैल्यू है, ठीक है। और ये एवरेज हम कहाँ पर कर रहे हैं, जितने ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स, एवरेज जो है ऑल द occupied orbitals of atoms, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम सोचो इसका एक एग्जांपल देखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें रियलिस्टिक व्यू में होती हैं, तो अगर हम एक एग्जांपल देखें, ठीक है, सोचो कि एग्जांपल में हमें ये सारी चीज़ें सेम टू सेम रिजल्ट वी गॉट इन एक्सपेरिमेंट्स, वी गॉट इन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट, ठीक है। सेम रिजल्ट हमें एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट में लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले n = 10⁻²9 पर मीटर क्यूब, ठीक है। z सोचो हम ले लेते हैं 10, और r² की जो एवरेज वैल्यू है वो हम ले लेते हैं 10⁻20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस सब के वजह से इक्वेशन 6 में जब डालेंगे, तो फाइनली हमारा जाई आएगा वो अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻5 आएगा। सी दिस ऑल आर एजम्पशंस आर राइट व्हाट वी हैव डन। सो हम देखते हैं कि ये डायामैग्नेटिज्म था किसका, ये डायामैग्नेटिज्म था हमारे एक मटेरियल का, ठीक है।
सो नेक्स्ट टर्न पर हम डिस्कस करेंगे पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिज्म को कैसे डिराइव हुआ और कैसा इसका क्लासिकल और क्वांटमली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं. देन वी विल मूव टू द फेरोमैग्नेटिज्म वन बाय वन एवरीथिंग. थैंक यू. प्लीज़ लाइक आवर चैनल and hope you will got something new. Thank you. It is physics animation is changed to has merged, actually not changed, it is merged with our Helix Edu group. Merged our Helix Edu hub. Okay, so please join our Telegram channel, you will got everything. Thank you.